विजन आईएएस अक्टूबर 2025 में हम सिक्योरिटी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम आम भाषा में नक्सलवाद या माओवादी आंदोलन भी कहते हैं। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने बताया है कि नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर अब सिर्फ 3 रह गई है। बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर, ये तीनों छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अब AWE प्रभावित राज्यों की सूची से हटा दिया गया है। सरकार का बड़ा लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा करना। AWE या नक्सलवाद क्या है? AWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता के खिलाफ हिंसा के जरिए लड़ाई का समर्थन करती है। यह आंदोलन माओवाद से प्रेरित है, जो कहता है कि जनता के नाम पर सरकार को गिराकर एक वर्गहीन समाज बनाया जाना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि इसके लिए ये संगठन हिंसा, डर और तोड़फोड़ का रास्ता अपनाते हैं। AWE की उत्पत्ति और फैला। इस आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। इसी वजह से इसे नक्सल आंदोलन कहा जाता है। धीरे धीरे यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया, जिसे हम रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इन राज्यों में मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। AWE से होने वाले खतरे। मानव हानि। साल 2004 से 2025 तक करीब 8,895 लोगों की जान नक्सली हिंसा में चली गई है। यह बहुत बड़ी संख्या है और यह दिखाती है कि यह समस्या कितनी गंभीर रही है। विकास और आधारभूत संरचना को नुकसान। नक्सली अक्सर स्कूल, सड़कें, रेलवे ट्रैक, पुल, अस्पताल और संचार व्यवस्था को निशाना बनाते हैं। इसका मकसद यह होता है कि विकास कार्य रुक जाए और इलाके पिछड़े बने रहें। लोकतंत्र को नुकसान। नक्सली क्षेत्रों में लोगों को डराकर चुनावों में भाग लेने से रोका जाता है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लगभग 17 साल तक मतदान केंद्र नहीं लगाए जा सके, क्योंकि नक्सलियों ने धमकी दी थी। भारत सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? विकास आधारित पहल। सरकार का मानना है कि जहां विकास पहुंचता है, वहां बंदूक की जगह उम्मीद जन्म लेती है। इसलिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने 3 प्रमुख कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। 3 Cs: रोड, मोबाइल और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। आर्थिक जुड़ाव। सरकार ने अब तक 1000 से ज्यादा बैंक शाखाएं और 900 ATM नक्सल प्रभावित 30 जिलों में खोले हैं। साथ ही 5900 डाकघर भी इन इलाकों में खोले गए हैं, जो बैंकिंग सेवाएं भी दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब गांव के लोग सीधे बैंक से जुड़ पा रहे हैं, जिससे नक्सलियों पर आर्थिक निर्भरता घट रही है। शिक्षा और कौशल विकास। सरकार ने 178 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शुरू किए हैं। साथ ही 48 ITIS और 61 स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोले गए हैं। इसका मकसद है कि युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर मिलें, ताकि वे नक्सल मार्ग की बजाय विकास के रास्ते पर चलें। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। यह 2024 में शुरू की गई एक बड़ी योजना है। इसका उद्देश्य है कि आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में हर सुविधा का पूरा लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। इससे 15,000 गांवों के करीब 1.5 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिला है। अन्य योजनाएं। सिविक एक्शन प्रोग्राम। सुरक्षा बलों और स्थानीय जनता के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और जनकल्याण गतिविधियां की जाती हैं। सड़क और मोबाइल टावर प्रोजेक्ट्स, ताकि इन इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा सके। सुरक्षा आधारित पहल। समाधान फ्रेमवर्क। गृह मंत्रालय ने 2017 में समाधान नामक रणनीति बनाई थी। इसमें सुरक्षा, प्रशासन, विकास और खुफिया प्रयासों को एक साथ जोड़ा गया। यह नक्सलवाद के खिलाफ एक संपूर्ण योजना है। आर्थिक जाल पर प्रहार। सरकार ने NIA और ED जैसी एजेंसियों को सक्रिय किया है। इनके जरिए नक्सलियों की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है और PMLA के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं। इससे नक्सलियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ी जा रही है। अन्य सुरक्षा कदम। मजबूत पुलिस थाने और सुरक्षा बलों की बढ़ी उपस्थिति। सरेंडर और पुनर्वास नीति। जो नक्सली हिंसा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें समाज में फिर से शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। PESA एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा भी की जा रही है। आगे का रास्ता। निरंतर और संतुलित दृष्टिकोण। सुरक्षा, विकास और अधिकार, इन तीनों का संतुलित समन्वय ही इस समस्या का स्थायी समाधान है। स्थानीय क्षमता का विकास। स्थानीय पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, विशेष टास्क फोर्स का गठन और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र। लोगों को अपनी बात कहने और समस्या सुलझाने के वैध मंच दिए जाएं, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा नहीं, संवाद ही समाधान होता है। न्यायिक जवाबदेही। नक्सलवाद से जुड़े सभी मामलों की जांच और सजा की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए। झूठी प्रचार प्रसार पर रोक।
मीडिया और समाज को यह समझाना होगा कि माओवादी आंदोलन हिंसक है, ताकि जनता भी ऐसे विचारों से दूरी बनाए। सिविक एक्शन प्रोग्राम को जारी रखकर सुरक्षा बलों और जनता के बीच विश्वास का पुल बनाए रखना होगा। निष्कर्ष, भारत की लड़ाई अब रेड कॉरिडोर से ग्रोथ कॉरिडोर की ओर बढ़ चुकी है। सरकार की बहुआयामी रणनीति, जिसमें सुरक्षा, विकास, वित्तीय समावेशन और सामाजिक न्याय सब एक साथ हैं, ने नक्सलवाद को जड़ से कमजोर कर दिया है। अब जरूरत है धैर्य, निरंतरता और जनविश्वास की, ताकि यह क्षेत्र स्थायी शांति और विकास का प्रतीक बन सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। आर्म्ड फोर्सेस एक्ट। हाल ही में गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में अफस्पा को 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया है। यानी इन इलाकों को अभी भी डिस्टर्ब्ड एरियाज घोषित किया गया है, जहां सामान्य कानून व्यवस्था बनाए रखना कठिन है। अफस्पा 1958 क्या है? यह एक विशेष कानून है जो सैन्य बलों को अतिरिक्त शक्तियां देता है, ताकि वे उन इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रख सकें जहां हालात सामान्य प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो गए हों। उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में जहां आंतरिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में हो, वहां सशस्त्र बलों को सहायता करने के लिए अधिकृत करना। अफस्पा किन राज्यों में लागू है? वर्तमान में अफस्पा लागू है नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जबकि इसे त्रिपुरा में 2015, मेघालय में 2018 और मिजोरम में 1980 के दशक से हटा लिया गया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में अलग कानून आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1990 लागू है। मुख्य प्रावधान। डिस्टर्ब्ड एरिया की घोषणा। सेक्शन 3। राज्यपाल, केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि वहां की स्थिति सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता रखती है। सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियां। सेक्शन 4। इस सेक्शन के तहत सेना को कई विशेष अधिकार दिए गए हैं। बल प्रयोग करने का अधिकार, आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाने तक का, किसी को भी गिरफ्तार करना अगर उस पर शक हो कि उसने कानून तोड़ा है, बिना वारंट के किसी भी स्थान में प्रवेश और तलाशी का अधिकार, 5 या उससे अधिक लोगों की भीड़ या सभा पर प्रतिबंध लगाना, हथियारों के गोदाम, दुर्ग या प्रशिक्षण शिविर को नष्ट करने का अधिकार जहां से हमला हो सकता है। कानूनी संरक्षण। सेक्शन 6। सशस्त्र बलों के किसी भी कर्मी पर अफस्पा के अंतर्गत किए गए कार्यों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि केंद्र सरकार से अनुमति न ली जाए। गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया। गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम पुलिस स्टेशन को यथासंभव शीघ्र सौंपना आवश्यक है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वी यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफस्पा संविधान के अनुरूप है, लेकिन इसके प्रयोग पर कुछ नियंत्रण और दिशानिर्देश जरूरी हैं ताकि इसका दुरुपयोग न हो। एक्स्ट्राजुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन वी यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेक्शन 6 के तहत मिली छूट पूर्ण नहीं है। अगर सेना या सुरक्षा बलों ने अत्यधिक बल या अवैध हत्या की है तो जवाबदेही तय की जाएगी। सेबेस्टियन एम होंगरे वी यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर उन्होंने कानून का उल्लंघन किया हो, भले ही अफस्पा लागू हो। अफस्पा का आलोचनात्मक विश्लेषण। अफस्पा के पक्ष में तर्क। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा। अफस्पा उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहां आतंकवाद, अलगाववाद या विद्रोह का खतरा होता है। यह सेना को त्वरित कार्रवाई की शक्ति देता है ताकि देश की संप्रभुता और एकता सुरक्षित रह सके। उदाहरण पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर, जहां सीमावर्ती इलाकों में लगातार चुनौतियां बनी रहती हैं। सिविल प्रशासन की सहायता। जब राज्य का प्रशासन या पुलिस स्थिति संभालने में असमर्थ हो तो अफस्पा के तहत सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए बुलाया जा सकता है। कानूनी प्रक्रियाओं में देरी से बचाव। सेना के अधिकारियों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी या बल प्रयोग की अनुमति होती है, जिससे आतंकियों या विद्रोहियों को कानूनी जाल का फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। झूठे मुकदमों से सुरक्षा। किसी भी सैनिक पर मुकदमा चलाने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होती है, जिससे उन्हें राजनीतिक या झूठे आरोपों से बचाया जा सके। न्यायिक मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वी यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि अफस्पा संविधान के अनुरूप है, बशर्ते इसका उपयोग संयमित और जवाबदेह तरीके से हो। स्थिरता लाने में भूमिका। इस कानून की मदद से मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में विद्रोह समाप्त हुआ और शांति बहाल हुई। अफस्पा के विरोध में तर्क। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। अफस्पा की शूट टू किल जैसी धाराएं संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 का उल्लंघन करती हैं। जवाबदेही की कमी। सेक्शन 6 के तहत कानूनी प्रतिरक्षा के कारण कई मामलों में दुरुपयोग और मनमानी के आरोप लगे हैं। इससे एक संस्कृति ऑफ इम्प्यूनिटी यानी बिना जवाबदेही की संस्कृति बन गई है। दीर्घकालिक सैन्यीकरण। कई क्षेत्रों में दशकों तक अफस्पा लागू रहा है, जिससे सैन्य उपस्थिति सामान्य जीवन का हिस्सा बन गई है। इससे जनता में सेना के प्रति अविश्वास और भय बढ़ा है। संघवाद पर प्रभाव।
केंद्र सरकार द्वारा सेना की तैनाती से राज्य की स्वायत्तता प्रभावित होती है और कई बार स्थानीय पुलिस का मनोबल भी गिरता है। लोकतांत्रिक छवि को नुकसान। अफस्पा का लगातार प्रयोग भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित करता है। यह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जैसी संधियों की भावना के विपरीत माना जाता है। मानवाधिकार हनन के आरोप। वर्षों से न्यायेतर हत्याओं, बलात्कार और यातना जैसे आरोपों की अनेक रिपोर्टें सामने आई हैं, जो इस कानून के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाती हैं। आगे का रास्ता। सीमित और चरणबद्ध प्रयोग। अफस्पा को केवल वास्तव में अशांत जिलों तक सीमित रखा जाए और जैसे जैसे हालात सुधरें इसे धीरे धीरे हटाया जाए। जवाबदेही सुनिश्चित करना। कानून में संशोधन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी गिरफ्तारी को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अत्यधिक बल प्रयोग पर जांच और दंड की व्यवस्था हो। वैकल्पिक व्यवस्था। सामान्य कानून व्यवस्था के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ का इस्तेमाल हो। सेना को केवल उच्च तीव्रता वाले विद्रोही अभियानों में लगाया जाए। मानवाधिकारों का सम्मान। सभी ऑपरेशनों में मानवाधिकारों का पालन हो और काउंटर इंसर्जेंसी ट्रेनिंग में संवेदनशीलता और प्रोफेशनलिज्म बढ़ाया जाए। स्थानीय जनता का विश्वास। सेना, प्रशासन और नागरिक समाज के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। विभिन्न समितियों की सिफारिशें। जीवन रेड्डी कमेटी अफस्पा को रद्द करने और उसकी शक्तियां अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 में समाहित करने की सिफारिश। सेकंड आर्क अफस्पा को हितधारकों से परामर्श के बाद समाप्त करने की सलाह। संतोष हेगड़े कमेटी न्यायेतर हत्याओं की जांच और कानून के दुरुपयोग पर रोक की सिफारिश। जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी अगर कोई सैनिक बल का सदस्य यौन हिंसा करता है तो उसे सामान्य आपराधिक कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। निष्कर्ष। अफस्पा देश की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक उपकरण है, लेकिन यह तभी उपयोगी है जब इसका प्रयोग सीमित, पारदर्शी और जवाबदेह ढंग से किया जाए। हमें सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि देश की एकता भी बनी रहे और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा भी हो। आप इस कोर्सेस टैब से विजन आईएएस मैगजीन की 2025 साल की फुल वीडियो हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। हाल ही में हनोई, वियतनाम में 72 देशों ने इस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। भारत ने अभी तक इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन क्या है? यह कन्वेंशन 24 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। यह 40वें देश के अनुमोदन के 90 दिन बाद लागू होगा। हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। इस समझौते की बातचीत में अनॉर्क ने सचिवालय की भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण बिंदु। यह पहला वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रह, साझा करने और उपयोग को सभी गंभीर अपराधों के लिए मान्यता देता है। इससे पहले 2001 में बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम आया था, जो मुख्य रूप से यूरोप पर केंद्रित था। रूस और चीन जैसे देशों ने बुडापेस्ट कन्वेंशन को अस्वीकार किया और एक नए अंतर्राष्ट्रीय समझौते की मांग की। मुख्य विशेषताएं। साइबर अपराधों का व्यापक दायरा। केवल तकनीकी अपराध नहीं, बल्कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के यौन शोषण, निजी छवियों का बिना अनुमति साझा करना आदि को भी अपराध घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। 24/7 नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिससे देशों के बीच तेज और निरंतर सहयोग संभव होगा। सार्वभौमिकता का सम्मान। प्रत्येक देश अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। पीड़ितों का समर्थन। पीड़ितों को मुआवजा, पुनर्प्राप्ति सेवाएं, अवैध सामग्री हटाने में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह समर्थन प्रत्येक देश के घरेलू कानूनों के अनुसार होगा। मानवाधिकारों का सम्मान। कन्वेंशन के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन अनिवार्य है। महत्व। बहुपक्षवाद। यह समझौता दर्शाता है कि देश मिलकर वैश्विक साइबर अपराध से निपटने के लिए तैयार हैं। डिजिटल खतरों से निपटना। वैश्विक साइबर अपराध की लागत 2025 तक 10.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। विकासशील देशों की मदद। यह कन्वेंशन उन देशों के लिए मददगार होगा जिनके पास मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा नहीं है। उभरती चुनौतियां। एआई ड्रिवन साइबर हमले, डीप फेक्स, फेक न्यूज जैसी नई चुनौतियों का मुकाबला करने का वैश्विक सहयोगी ढांचा तैयार होगा। निष्कर्ष। यह कन्वेंशन वैश्विक सहयोग और सुरक्षा में मील का पत्थर है। इसके सफल होने के लिए आवश्यक है कि मानवाधिकारों की रक्षा की जाए, दुरुपयोग रोका जाए, विकासशील देशों की मदद की जाए और नई तकनीकों के अनुसार सुरक्षा उपाय विकसित किए जाएं। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। अनंत शस्त्रा एआईआर डिफेंस सिस्टम। ये भारत का स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। मतलब ये एक तेज प्रतिक्रिया वाली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के हवाई हमलों से हमारी सेना को बचाती है। पहले इसे क्रसम कहा जाता था,
लेकिन अब इसका नाम अनंत शस्त्र रखा गया है। ये डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और इसमें सहयोग किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। पूरी तरह से मेक इन इंडिया। ये बहुत मोबाइल और फुर्तीला सिस्टम है। रेंज लगभग 30 किलोमीटर की। चलते फिरते टारगेट को सर्च और ट्रैक कर सकता है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स सबको मार गिरा सकता है। ये मिस्टर सैम, आकाश, स्पाइडर और सुदर्शन S-400 जैसी प्रणालियों के साथ इंटीग्रेटेड होकर काम करेगा। मतलब हमारी एयर डिफेंस एक मजबूत लेयर वाली दीवार बनेगी। शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज तक सब कवर। आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जुड़ेगा जो सबको एक साथ कंट्रोल करेगा। एक बार अप्रूवल मिलने के बाद इसे पश्चिमी बॉर्डर और उत्तरी बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। हमारी आर्मर्ड कोलम्स को मूविंग प्रोटेक्शन देगा। सक्षम सिस्टम फॉर रियल टाइम काउंटर ड्रोन डिफेंस। इंडियन आर्मी ने स्वदेशी विकसित सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड सिस्टम की खरीद शुरू कर दी है। सक्षम का फुल फॉर्म है सिचुएशन अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। मतलब ये दुश्मन के ड्रोन्स को सॉफ्ट किल जैसे जैमिंग से कंट्रोल छीनना और हार्ड किल मिसाइल से मार गिराना दोनों तरीकों से हैंडल करता है। अब सक्षम सिस्टम क्या है? ये एक मॉड्यूलर हाई एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो सिक्योर आर्मी डेटा नेटवर्क पर काम करता है। ये रियल टाइम में होस्टाइल ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को डिटेक्ट, ट्रैक, आइडेंटिफाई और न्यूट्रलाइज करता है। पूरी तरह से एयर स्पेस सिक्योरिटी देता है, खासकर नए डिफाइंड टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस में। TBS क्या है? ये ग्राउंड लेवल से 3000 मीटर तक का एयर स्पेस है जिसे एयर लिटोरल कहते हैं। मतलब जमीन के ठीक ऊपर का हवाई इलाका जहां ड्रोन सबसे ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। इसकी खासियतें क्या हैं? ये AI से चलता है। रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स और दूसरे सेंसर्स से डेटा फ्यूज करके एक यूनिफाइड रिकॉग्नाइज्ड UAS पिक्चर बनाता है। ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट देता है, 3D बैटलफील्ड विजुअलाइजेशन दिखाता है और आकाश तीर सिस्टम से कनेक्ट होकर फ्रेंडली ड्रोन्स को अलग पहचानता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर पूरी तरह इंडिजिनस आत्मनिर्भर भारत का परफेक्ट एग्जाम्पल। बेल ने AI ड्रिवन फ्यूजन टेक्नोलॉजी यूज की है जो फ्यूचर थ्रेट्स के लिए रेडी है। आप इन प्लेलिस्ट से इन सभी महीने की विजन IS मैगजीन की वीडियो देख सकते हैं। ड्रोन वॉल। डेनमार्क में संदिग्ध रशियन ड्रोन्स के घुसने के बाद जहां एयरपोर्ट्स बंद करने पड़े और मिलिट्री बेस के ऊपर ड्रोन्स उड़े, यूरोपीय यूनियन ने ईस्टर्न फ्लैंक पर ड्रोन वॉल बनाने की कोशिश शुरू की। ये रूस के हाइब्रिड अटैक्स का जवाब है। जैसे पोलैंड में 20 रशियन ड्रोन्स घुसे, एस्टोनिया में फाइटर जेट्स ने एयर स्पेस वायलेट किया। रूस डिनाई करता है लेकिन EU और नाटो इसे रशियन थ्रेट मानते हैं। ये ड्रोन सस्ते हैं लेकिन महंगे फाइटर जेट्स से मारने पड़ते हैं। ड्रोन वॉल क्या है? ये कोई फिजिकल दीवार नहीं है बल्कि AI बेस्ड मल्टीलेयर्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जिसे एयरशील्ड कहा जाता है। ये फिनलैंड से रोमानिया तक EU की ईस्टर्न बॉर्डर पर लगेगा, बाद में पूरे यूरोप में। रडार, जैमर्स, सेंसर्स, इंटरसेप्टर ड्रोन्स और AI से डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करेगा। ये फुली ऑटोमेटिक है, डिटेक्शन से इंटरसेप्शन तक सब AI करता है। इसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं? ये फास्ट फ्लाइंग अनमैन्ड टारगेट्स पर काम करता है जो वारहेड्स लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक उड़ सकते हैं। अर्ली वार्निंग देता है, रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन, इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है। GPS जैमिंग, अनकन्वेंशनल अटैक्स जैसे ड्रोन स्वॉर्म्स को हैंडल करता है। यूक्रेन में टेस्टेड है, वहां रशियन ड्रोन्स के खिलाफ कमाल किया। स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च की गई एक इनोवेशन स्कीम है। फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। मतलब आधार से जुड़ी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने की योजना। स्टार्टअप्स, एकेडमिया और इंडस्ट्री को UIDAI के साथ मिलकर काम करने का प्लेटफॉर्म देती है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य एम है भारत के डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम को मजबूत करना और इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स से लड़ना, जैसे डीपफेक्स, स्पूफिंग और प्रेजेंटेशन अटैक्स। डीपफेक मतलब AI से बनाई गई फेक वीडियो या फोटो जो किसी को चकमा दे सकें। स्पूफिंग यानी फेक फिंगरप्रिंट या फेस से धोखा देना। ये आधार ऑथेंटिकेशन को सेफ बनाएगी ताकि बैंकिंग, वेलफेयर स्कीम्स या गवर्नमेंट सर्विसेज में फ्रॉड न हो। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? UIDAI खुद, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। UIDAI आधार कार्ड जारी करती है और इसके सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। फोकस एरियाज क्या हैं? मुख्य रूप से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, AI ML सॉल्यूशंस, डेटा प्राइवेसी और एडवांस्ड बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, जैसे रियल टाइम डीपफेक डिटेक्शन, फेस लाइवनेस डिटेक्शन, कॉन्टैक्टलेस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और प्रेजेंटेशन अटैक डिटेक्शन। सब कुछ आधार एक्ट और प्राइवेसी रूल्स के अंदर। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। INS अंद्रो
भारतीय नौसेना ने INS अनुरोध को 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया है। ये आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इसमें 80% से ज्यादा पार्ट्स भारतीय हैं। अब INS अनुरोध क्या है? ये दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, यानी ASWSWC। पहला था INS अर्नाला, जो जून 2025 में कमीशन हुआ था। कुल 8 ऐसे जहाज बन रहे हैं कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी द्वारा। ये छोटे लेकिन बहुत पावरफुल जहाज हैं, जो समुद्र के उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसका नाम INS अनुरोध क्यों पड़ा? ये लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप अनुरोध के नाम पर है। लक्षद्वीप हमारे लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अरब सागर में हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये नाम पुराने INS अनुरोध से भी जुड़ा है, जो पहले सर्विस में था। अब इसकी क्षमताएं: ये समुद्री निगरानी करता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, तटीय रक्षा, पनडुब्बी विरोधी मिशन और लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस करता है। इसमें एडवांस्ड सोनार, टॉर्पीडो लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और वाटरजेट प्रोपल्शन है, जो इसे बहुत तेज और फुर्तीला बनाता है। स्पीड 25 नॉट्स तक। उथले पानी में लंबे समय तक ऑपरेट कर सकता है, जो हमारे तटों की सुरक्षा के लिए परफेक्ट है। एक्सरसाइज इन न्यूज। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 ये एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास है, जिसमें 40 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें सक्रिय भागीदार और ऑब्जर्वर दोनों शामिल हैं। होस्ट सिंगापुर है और ये 15 से 29 सितंबर 2025 तक चला। भारत ने INS निस्तर नाम का नया डाइविंग सपोर्ट वेसल भेजा, जो पनडुब्बी रेस्क्यू में मदद करता है। ये अभ्यास पनडुब्बी दुर्घटना में बचाव की प्रक्रियाओं को मजबूत करता है और इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कोंकण 25 एक्सरसाइज ये भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास है। ये 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ। खास बात, पहली बार दोनों देशों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स ने हिस्सा लिया, जैसे भारत का INS विक्रांत और ब्रिटेन का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। इसमें एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और फ्लाइंग ऑपरेशंस शामिल थे। ये भारत ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। ऑस्ट्राहाइंड 2025 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का संयुक्त वार्षिक सैन्य अभ्यास है। चौथा एडिशन 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फोकस शहरी और अर्धशहरी इलाकों में सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस पर था, जैसे जॉइंट कंपनी लेवल मिशंस। भारत से गोरखा राइफल्स की बटालियन गई। ये इंडो पैसिफिक में दोनों देशों की दोस्ती को बढ़ाता है। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज ये भारत और इंडोनेशिया का संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 5वां एडिशन 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक विशाखापट्टनम में हुआ। भारत से INS कवरत्ती और इंडोनेशिया से KRI जॉन लाई शामिल हुए। इसमें हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, एयर डिफेंस, वेपन फायरिंग और VBSS ड्रिल्स हुई। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। JMAX 2025 ये भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। 16 से 18 अक्टूबर 2025 तक योकोसुका के पास समुद्र में हुआ और हार्बर फेज 21 अक्टूबर से भारत से INS सह्याद्री गया। फोकस एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मिसाइल डिफेंस और अंडरवे रिप्लेनिशमेंट पर था। ये भारत जापान की स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करता है। आखिर में एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 ये स्पेनिश एयर फोर्स द्वारा होस्ट किया गया बहुराष्ट्रीय एयर एक्सरसाइज है। 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक कैनरी आइलैंड्स के गैंडो एयर बेस पर चल रहा है। खास बात, भारत पहला नॉन नाटो देश है जो इसमें शामिल हुआ। IAF से Su-30 MKI फाइटर्स गए। ये एयर कॉम्बैट स्किल्स और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नोनेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।